हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब तो डेट भी आ चुका है और अब मैं समझता हूँ आपकी प्रिपरेशन काफ़ी जोरों पर होगी। आज मैं आपके साथ जो सेक्शन 1 है उसके कुछ लास्ट पोर्शन जो रह गया उसको वर्कआउट कर दूँ। जैसा कि आपको मैं बतला दूँ कि मैं यहीं से शुरू किया था, यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, यानी लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है। पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक न्यायाधिकरण सब हमने कवर कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पिछले क्लास में मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय सहमत पढ़ाया था। अभी थोड़ा बोर्ड और ब्यूरो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। थोड़ा उसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसको स्वतंत्र नियामकीय आयोग कहते हैं। बीपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ तो नहीं है स्वतंत्र नियामकीय आयोग, लेकिन एक दफा बीपीएससी में क्वेश्चन आया था इससे, समझे। और बोर्ड से क्वेश्चन एक दफा सेकंड पेपर में आया था, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ये जानना चाहिए। और चूंकि अभी टाइम है, आप सही पेपर सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में किसी में आ सकता है, इसलिए मुझे लगता है इसको आपको देख लेना चाहिए। तो आज हम लोग जैसा देख रहे हैं, तो आप ले लो ब्यूरो और बोर्ड ले लो, ज़्यादा अच्छा होगा। ब्यूरो और बोर्ड कह सकते हो लोक संगठन के दो महत्वपूर्ण रूप हुए, ब्यूरो और बोर्ड। ब्यूरो को समझ एकल प्रधान व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रधान एक व्यक्ति होता है। और बोर्ड को बहुल प्रधान व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसका प्रधान व्यक्तियों का समूह होता है, समझ रहे। तो बोर्ड और ब्यूरो में खास तौर पर यही अंतर है। जब शुरू में मैं आपको पढ़ा रहा था संगठन, तो संगठन को मैंने दो वर्गों में बांटा था, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। क्लियर है। औपचारिक संगठन को मैंने कार्य के आधार पर दो वर्गों में बांटा, भाई देवे वो 3 वर्गों में बढ़ गए। पहला वह जो औपचारिक संगठन जो प्राथमिक कार्य को कर रहा है, और वह औपचारिक संगठन जो द्वितीयक या संस्थागत कार्य को कर रहा है। तो प्राथमिक कार्य का मतलब क्या हुआ, वह कार्य जिसके लिए संगठन स्थापित हुआ। और द्वितीयक या संस्थागत कार्य क्या हुआ, जो प्राथमिक कार्य के सहायतार्थ होते हैं। तो प्राथमिक कार्य में निष्पादन संबंधी कार्य होता है, और जो संगठन इसको करता है उसको सूत्र संगठन कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में उसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और संस्थागत कार्य या द्वितीयक कार्य वो वर्चुअली 2 प्रकार का होता है। एक होता है परामर्श देना, सलाह देना, और दूसरा होता है सेवा देना। तो जो संगठन सेवा दे रहे होते हैं सारे, उनको हम लोग कहते हैं सहायक संगठन, और जो परामर्श दे रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आपका मंत्रणा संगठन। क्लियर है। ये दोनों सूत्र संगठन को ही सहायता कर रहे हैं, प्राथमिक कार्य में सहायता कर रहे हैं, लेकिन ये प्राथमिक कार्य है नहीं, प्राथमिक कार्य में सहायतार्थ। क्लियर है। एक सेवा के रूप में, जैसे उदाहरण के तौर पर आप सूत्र अभिकरण हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपको कोई सेवा दे रहा है और आपको कोई परामर्श दे रहा है। मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ तो मैं मंत्रणा अभिकरण हो गया, और जो आपको सेवा दे रहा है, जैसे मकान दे रखा है आपको रहने के लिए, खाना बना के खिला रहा है, आपको पैसा दे रहा है, ये हो गया सहायक अभिकरण। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये पिताजी को सहायक मत बोलिए, पिताजी तो आपके सूत्र संगठन के शीर्ष में आते हैं, आपके ऊपर आपके श्रृंखला में पिताजी आते हैं, उनके दादाजी आते हैं, ये आप मेन हो गया, सूत्र संगठन हो गया। और जो इसमें सहायता कर रहा है आपको, वो सूत्र हो गया, मंत्रणा हो गया या सहायक हो गया। तो मैं बोल रहा था कि जैसे जनरली मैंने जिस समय क्लासिफिकेशन दिया कि ब्यूरो को मैंने रखा एकल प्रधान व्यवस्था के तहत, और बोर्ड को रखा बहुल प्रधान व्यवस्था। यानी मैं मंत्रणा कार्य के लिए मतलब बोर्ड और आयोग को रखा, और सहायक कार्य के लिए ब्यूरो को रखा। इनका ऐसा कोई आवश्यक नहीं, ओवरलैपिंग होता है, समझ रहे। ऐसा भी हो सकता है कि ब्यूरो सूत्र कार्य कर रहा हो, ऐसा भी संभव है कि ब्यूरो अभी सहायक कार्य कर रहा हो। तो मतलब इसको एक वर्ग में स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। ये विविध काम के लिए, विविध प्रयोजन के लिए स्थापित हो सकते हैं, ब्यूरो और बोर्ड। तो ब्यूरो समझ में आया, ब्यूरो भी सूत्र संगठन, ब्यूरो भी लोक संगठन है, और इसे एकल प्रधान कहते हैं। इसका प्रधान एक व्यक्ति होता है, जैसे सीबीआई ले लो, रॉ ले लो, आईबी ले लो। और बोर्ड क्या होता है, बोर्ड होता है बहुल प्रधान, इसके प्रधान व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड हुआ, रेलवे बोर्ड हुआ, रेलवे भर्ती बोर्ड हुआ, बिहार परीक्षा, बिहार है ना, माध्यमिक परीक्षा समिति हुआ, फिर आप इंटरमीडिएट काउंसिल इसको कह सकते हो,
फिर आप कह सकते हो वित्त आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब क्या। हाँ, अब यहाँ पर होता है कि बोर्ड और आयोग, एक ही ऐसा लगता है, बोर्ड हुआ, आयोग हुआ, काउंसिल हुआ, सब एक ही ऐसा लगता है। जैसे कहीं कहीं काउंसिल बोल देते हैं, कहीं कहीं बोर्ड बोल देते हैं, कहीं कमीशन कहते हैं। सोशोलॉजी में जो लोग बच्चे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ते हैं इस तरीके से, और ज्यादा अच्छा तरीका समझने कोशिश करते हैं, समझ रहे। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो काउंसिल भी बहुल प्रधान व्यवस्था हुआ, बोर्ड भी बहुल प्रधान व्यवस्था, और आयोग भी बहुल प्रधान व्यवस्था हुआ। तो बोर्ड और काउंसिल लगभग एक ही जैसा होता है, आयोग थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे आयोग, लोक सेवा आयोग, समझ रहे हैं, जैसे बिहार परीक्षा बोर्ड, रेलवे बोर्ड, इसको रेलवे बोर्ड कहते हैं। तो बोर्ड और आयोग में फर्क क्या हुआ, तो हम लोग ऐसे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर सकते, लेकिन एक अंतर समझ सकते हैं कि ब्यूरो में होता है कि बोर्ड में क्या होता है कि चाहे साधारण फैसले हो चाहे गैर साधारण फैसले हो, सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। और आयोग में क्या होता है, केवल महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, गैर महत्वपूर्ण साधारण निर्णय एक सदस्य अकेला भी ले सकता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है बोर्ड और आयोग में, समझ रहे। अदरवाइज कार्य के आधार पर हमने अगर बोलूं कि ये सहायक कार्य करता है या मंत्रणा कार्य करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों इधर उधर ओवरलैप भी करते रहते हैं। क्लियर है। लेकिन ब्यूरो को मैंने कभी मंत्रणा कार्य में नहीं देखा। ब्यूरो हमेशा क्या होता है, सहायक कार्य करेगा, सूत्र कार्य करेगा। और बोर्ड क्या होता है, बोर्ड सहायक कार्य भी करता है, फिर वो सूत्र कार्य भी कर सकता है, और मंत्रणा तो करता ही करता है। चलिए, तभी हम ये देखें कि सूत्र मतलब लोक संगठन दो प्रकार का हो गया, ब्यूरो और बोर्ड। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। मैंने बताया था कि सूत्र संगठन पढ़ा रहा था, तो सूत्र संगठन ने बताया इस सूत्र संगठन में विभाग और मंत्रालय जो सबसे पुराना रूप है, फिर लोक निगम हो गया, फिर सरकारी कंपनी हो गया, फिर स्वतंत्र नियामकीय आयोग हो गया, और फिर ट्रिपल पी जो आज के तारीख में लोक सूत्र संगठन में नया एंट्री लिया है, सार्वजनिक निजी सहभागिता। समझ रहे। तो सार्वजनिक निजी सहभागिता तो यूपीएससी के सिलेबस में है भी नहीं, और इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर स्वतंत्र नियामकीय आयोग, तो मैं सिलेबस देख रहा था, सिलेबस उतना ही लिखा है, लेकिन एक दफा क्वेश्चन आया था। जैसा मैं उस समय बतलाया था कि विभाग ले लो, मंत्रालय ले लो, निगम ले लो, सरकारी कंपनी ले लो, तो विभाग, निगम और कंपनी किसी भी देश में चले जाओ मिल जाएगा। लेकिन स्वतंत्र नियामकीय आयोग केवल और केवल विशुद्ध रूप से अमेरिका में पाया था। तो अमेरिका के राजनीतिक प्रशासनिक विशेषता का उपज, समय वहाँ की जो शासन व्यवस्था एक खास प्रकार का, उसी का उपज है स्वतंत्र नियामकीय आयोग। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बारे में बतला दूं, क्योंकि यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके बारे में लिख सको, ठीक है ना। तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग वर्चुअली क्या है, मूल रूप से अमेरिकी अवधारणा, यह सूत्र संगठन का विशिष्ट रूप है जो केवल अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में जैसा कि आप जानते हो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसके अलावा अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पता है आपको। तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है उसके बारे में क्या जानकारी है आपको, वह सत्ता के पृथक्करण पर आधारित होता है। तो पृथक्करण पर आधारित होने का मतलब क्या हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, दोनों जनता से सीधा जनादेश लेंगे और दोनों जनता के प्रति जवाब दे रहेंगे। तो इस परिस्थिति में विधायिका और कार्यपालिका के बीच चेक एंड बैलेंस रहता है, लेकिन न तो विधायिका कार्यपालिका को पद से हटा सकते सामान्यतः, और न ही कार्यपालिका विधायिका को भंग करने का अनुशंसा कर सकते। तो चूंकि अमेरिका में सत्ता का पृथक्करण है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ विधायिका भी अलग से जनादेश लेती है, कार्यपालिका भी अलग से जनादेश लेती है, और दोनों दलगत आधार पर होता है। तो वहाँ तो जानते हैं आप द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, एक रिपब्लिकन पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो कई दफा ऐसा होता है कि मेजोरिटी मतलब कांग्रेस में यानी विधायिका मेजोरिटी किसी और पार्टी का हो गया और कार्यपालिका में मेजोरिटी किसी और पार्टी का हो गया। तो उस परिस्थिति में विधायिका के लिए जो जनता को कमिट किया है, जनादेश मिला जिस आधार पर, उसका सम्मान करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए वहां पर
एक विशिष्ट अरेंजमेंट किया गया है कि विधायिका को भी कार्यकारी पुनर्गठन का अधिकार दिया गया है और वह स्वतंत्र नियामकीय आयोग बनाकर खबर है अपने जनादेश को प्रभावित कर सकती है, क्रियान्वित कर सकती है। क्लियर है। दूसरा देखो, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि वहाँ उत्पादन, वितरण, उपभोग सब पर बाजार का नियंत्रण ज्यादा रहता है। समझ रहे हैं। अब बाजार का तौर तरीका तो आपको पता है, बाजार मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। बाजार में समझ रहे हैं प्रतिस्पर्धा होती है और डार्विन का नियम लागू होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि सामाजिक समानता वहाँ पूरी तरह उपेक्षित रहता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, अभी देखो, अभी हाल में अमेरिका में नस्ली विभेद दंगा देखने को मिला कि वहाँ किस तरह से वर्ग व्यवस्था में डिफरेंस है। समझे, कुछ वर्ग ऐसे जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत समृद्ध है, जो पूंजीवादी व्यवस्था ताल्लुकात रखते हैं, और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी जो मुख्य धारा से अलग थलग है, अभी उसको लाभ नहीं मिला, वो अभी भी बदतर जीवन जी रहा है। तो सामाजिक समानता जो है ना, अमेरिका में दीवा स्वप्न है। अमेरिका में सामाजिक समानता आ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं। तो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, यानी समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा, उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो यही स्वतंत्र नियामकीय आयोग है। तो अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना क्यों की गई है? निजी आर्थिक संपत्ति और क्रियाकलाप पर सामाजिक नियंत्रण के लिए। समझ रहे हैं। तो निजी आर्थिक क्रियाकलाप मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो निजी आर्थिक क्रियाकलाप और संपत्ति होगा कि नहीं होगा, और उस पर सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? विधायिका का नियंत्रण। तो इस प्रकार अमेरिका एक खास देश है जहां पर आप देखते हो विधायिका को कार्यकारी पुनर्गठन का अधिकार है, वह स्वतंत्र नियामकीय आयोग बना सकती है और फिर वह क्या कर सकती है, निजी संपत्ति और क्रियाकलापों पर नियंत्रण रख सकती है और अपने जनादेश का सम्मान कर सकती है। तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग अमेरिका में 1887 में शुरू हुआ और उसका पहला स्वतंत्र नियामकीय आयोग का नाम क्या था? इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग। अभी अमेरिका में कितना है? अभी कहते हैं 9, कहीं 14 भी, लेकिन 9 ही है। 9 स्वतंत्र नियामकीय आयोग है। तो 9 स्वतंत्र नियामकीय आयोग में कौन कौन है? अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग हो गया, संघीय कह सकते रिजर्व बोर्ड हो गया, संघीय व्यापार आयोग हो गया, संघीय ऊर्जा आयोग हो गया, संघीय संचार आयोग हो गया, प्रतिभूति और विनिमय आयोग हो गया, राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड हो गया, संयुक्त राष्ट्र राज्य समझ रहे सामुद्रिक आयोग हो गया और सैनिक वैमानिकी बोर्ड हो गया। ये सब क्या है? स्वतंत्र नियामकीय आयोग है जो अमेरिका में स्थापित किए गए हैं। उनकी संख्या 9 है। कि इनकी स्थापना किसके द्वारा होती है? इनकी स्थापना विधायिका द्वारा होती है। और इनका स्थापना का प्रयोजन क्या है? इनका स्थापना का प्रयोजन यही है कि निजी आर्थिक क्रियाकलाप समझ और संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण और नियमन रखना। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग की विशेषता क्या है? तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग की विशेषता है कि वहाँ का जो कार्यकारी विभाग है अमेरिका में, कार्यपालिका है, उसके दायरे के बाहर है। ये कार्यपालिका का अंग नहीं होता। क्लियर है? जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को ले लीजिए और सीएजी को ले लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय को ले लीजिए और सीएजी और एजी को ले लीजिए। ये लोग कार्यपालिका का अंग नहीं है। न्यायपालिका तो अलग से संविधान से सत्ता लेकर काम करती है और सीएजी जो है वो संसद का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। क्लियर है? तो इसी तरह अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग जो वहाँ के कार्यकारी विभाग है उसके दायरे से बाहर स्थित है। दूसरा, इसमें एक चीज और देखोगे, इन्हें विधि बनाने का भी अधिकार है, विधि का व्याख्या करने का भी अधिकार है और क्रियान्वयन करने का भी अधिकार है। मतलब ये अर्धविधायी, कार्यकारी और अर्ध न्यायिक तीनों प्रकार के कार्य करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब ये कह सकते हो संपूर्ण इकाई है। विधि बनाना भी इनका काम है, लागू करना भी इनका काम है और कोई दोषी है उसे दंडित भी करना इनका काम है।
समझ रहे हैं। इसका जैसा कि नाम ही आयोग है, तो इसका मतलब वो एक व्यक्ति तो प्रधान होगा नहीं, इसका प्रधान 5 से 7 व्यक्ति होते हैं, जो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, वहाँ के उस संसद के उस सदन यानी सीनेट के अप्रूवल पर। और इनका कार्यकाल क्या होता है? 5 से 7 साल होता है, और ये दलगत आधार पर होते हैं। दोनों दल जो हुआ, कांग्रेस और रिपब्लिक और डेमोक्रेट, उसके रहते दलगत होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? मतलब ये राष्ट्रपति के नियंत्रण से बाहर रहते हैं, राष्ट्रपति से स्वतंत्र रहते हैं। समझ रहे हैं, राष्ट्रपति का इन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। राष्ट्रपति ना तो इन पर नियंत्रण रख सकता है और न ही राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते। ठीक है, इनकी स्थापना किनके द्वारा की जाती है? इनकी स्थापना कांग्रेस द्वारा की जाती है, यानी संसद द्वारा की जाती है, और उन्हें वहां पर कांग्रेस की भुजा भी कहा जाता है। क्या कह सकते हो? मतलब ये जो होता है, इनकी उपस्थिति जो भारतीय अमेरिकी व्यवस्था को इनके थोड़ा सा विखंडित कर देता है, थोड़ा अलग थलग कर देता है। समझ रहे? इनका जो व्यवस्था किया गया है सदस्यों की नियुक्ति का, अमेरिकी राष्ट्रपति करता जरूर है, लेकिन एक राष्ट्रपति अपने पूरे कार्यकाल में सभी सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकता। क्लियर है? इनके जो कह सकते क्षेत्राधिकार जो था पूरे राष्ट्रव्यापी होता है। समझ रहे? और पूरे अमेरिका में इनके क्रियाकलाप फैले होते। समझ रहे? तो ये किसके बारे में मैं आपको बतला रहा था? स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बारे में बतला रहा था। तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बारे में कुछ विशेषता बतलाइए, मैं बतलाता हूँ। पहला विशेषता है कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं वर्चुअली कह सकते हैं कार्यकारी विभाग के दायरे से बाहर होते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। ये इन्हें विधि बनाने, लागू करने और व्याख्या करने तीनों का अधिकार होता है। ये बहुल प्रधान व्यवस्था, समझ रहे हैं, इनका कार्यक्षेत्र पूरे राष्ट्र स्तर पर होता है। समझ रहे हैं, इन्हें कांग्रेस की भुजा कहा जाता है। समझ रहे हैं, इनका जो सदस्य होते हैं कुछ इस तरह से नियुक्त होते हैं कि एक अकेला राष्ट्रपति पूरे कार्यकाल में सभी सदस्यों को नियुक्त नहीं कर सकता। समझ रहे? ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग का, और इनका काम क्या है? तो निजी आर्थिक क्रियाकलाप और संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण और नियमन रखना। ठीक है, सो दिस इज बेसिक पॉइंट। जैसा कि आपको मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे सशक्त कार्यपालक, मानते हैं इस बात को? और स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिष्ठा पर बट्टा लगा रहा। समझ रहे हैं? इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग जो होता है वह अमेरिकी प्रशासन को थोड़ा विखंडित जैसा प्रतीत कर देता है, एकजुट प्रतीत नहीं होता, बिखरा हुआ लगता है। समझ रहे? तो कालक्रम में अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग पर अमेरिकी राष्ट्रपति का नियंत्रण और नियमन बढ़ाने का कार्य प्रयास हुआ, और ब्राउनलो समिति हुआ, हूवर आयोग हुआ, उसके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का उस पर नियंत्रण बढ़ाया भी गया। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति उनके सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन सीनेट के अप्रूवल पर। उसका जो बजट होता है वह भी अमेरिका का जो OBM होता है, ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, वो उसको देखता है। उनके जो सदस्य होते हैं, समझ रहे हैं, उनका भी नियुक्ति में OPM, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जो अमेरिका में कार्मिक विभाग है, उनका नजर या नियंत्रण रहता है। तो कालक्रम में आप बोल सकते हो कि अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रभाव बढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इनका स्वरूप ही कुछ ऐसा है, समझ रहे, जिससे अमेरिकी प्रशासन में एक अलग पहचान बना रखे हैं। इन्हें कांग्रेस की भुजा कहा जाता है, इन्हें सरकार की चौथी शाखा कहा जाता है, इन्हें सरकार का शीर्ष विहीन शाखा कहा जाता है। समझ रहे हैं, इन्हें कह सकते हो जैसे बोर्ड, वैसे भी बोर्ड और आयोग टाइप का संगठन में क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं माना, कमजोर तरह का संगठन माना जाता है, लेकिन फिर भी इनकी उपस्थिति अमेरिकी प्रशासन को अलग तो बनाता ही बनाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है कि भारत में स्वतंत्र नियामकीय आयोग है या नहीं, भारत में उन टोटो हूबहू स्वतंत्र नियामकीय आयोग नहीं हो सकता। कारण क्या कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। इसके बावजूद कुछ ऐसे अभिकरण स्थापित किया गया है भारत में, जैसा कह सकते हो आप
सेबी हुआ, इरडा हुआ, ट्राई हुआ, समझ रहे हैं, RBI हुआ, ये सब क्या है, नियामकीय अभिकरण के रूप में काम करते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नियामकीय आयोग नहीं। क्लियर है? अभी तो देख रहे होगे कि जैसे जैसे राज्य की भूमिका घट रही है, बाजार और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है, वैसे वैसे नियामकीय अभिकरणों की संख्या भी बढ़ते जा रही है और प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं फिर अपने लौट कर अपने विषय पर, ब्यूरो और बोर्ड। मैंने आपको बताया संगठन का प्रधान यदि एक व्यक्ति हो तो ब्यूरो कहलाएगा, और संगठन का प्रधान अगर व्यक्तियों का समूह हो तो उसको हम बोर्ड कहेंगे। क्लियर है? बोर्ड और ब्यूरो का वर्गीकरण करते हैं कि बोर्ड और ब्यूरो कितने प्रकार का होता है, तो इसके जरा वर्गीकरण आप कर सकते हो। वर्गीकरण, तो सबसे पहले वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम इनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं, समझ रहे हैं। कुछ होते हैं जिनका संवैधानिक है, संवैधानिक बोले समझ रहे हैं, जिनकी स्थापना संविधान के प्रावधान के तहत किया गया। कुछ क्या होंगे, सांविधिक होंगे, यानी जिनकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत किया गया। समझ, जिनका मतलब कह सकते हैं संवैधानेतर है। संवैधानेतर का मतलब क्या होता है, जिनकी स्थापना कार्यकारी आदेश के तहत किया गया, ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया आपको। दूसरा, कुछ क्या हो सकता है कार्य के आधार पर भी इनकी वर्गीकरण से आप देख सकते हैं। संवैधानिक कौन हो गया, तो वित्त आयोग संवैधानिक हो गया, यूजीसी सांविधिक हो गया, और नीति आयोग क्या हो गया, संवैधानेतर हो गया। होता है कि नहीं होता है? कार्य के आधार पर भी इनको बांट सकते हैं, कुछ सूत्र होंगे, कुछ मंत्रणा होंगे, कुछ सहायक होंगे। जैसे बताइए, रेलवे बोर्ड जो हो गया वो सूत्र हो गया, और रेलवे भर्ती बोर्ड सहायक हो गया, समझ रहे हैं, नीति आयोग मंत्रणा हो गया। क्लियर है? इस तरह से फिर आप कह सकते हो इनका कार्यकाल के आधार पर ही कर सकते हो। कार्यकाल के आधार का मतलब क्या हुआ, कुछ होते हैं अस्थायी और कुछ होते हैं अस्थायी, मतलब किसी खास प्रयोजन के लिए बना और समाप्त हो गया तो उसको अस्थायी कहते हैं, इसको तदर्थ भी कह सकते हो, और इसको क्या कहते हैं, परवर कहते हैं, जो हमेशा बना रहता है। क्लियर है? तदर्थ और परवर। क्लियर है? देरी होगा। जैसे वित्त आयोग हर 4 साल में बनता है, फिर खत्म हो जाता है। वेतन आयोग जो लगभग 10 साल पर एक दफा बनता है, खत्म हो जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग कभी कभी बनता है और खत्म हो जाता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग तदर्थ कहेंगे, अस्थायी कहेंगे। और जो हमेशा व्यवहार होता है, कि यूपीएससी को ले लो, चाहे और बीपीएससी को ले लो, चाहे आप नीति आयोग को ले लो, ठीक है। उसका आधार क्या बदलाव स्थान के आधार पर भी इनको बांट सकते हैं। स्थान के आधार पर कैसे बांट सकते हैं, कुछ केंद्र स्तर पर काम करता है, कुछ प्रांत स्तर पर काम करता है, कुछ स्थानीय स्तर पर काम करता है, तीनों स्तर पर काम कर रहा है। जैसे वित्त आयोग वगैरह केंद्र स्तर पर काम करता है, प्रांत स्तर पर काम करता है, सूचना आयोग वगैरह को ले सकते हो। स्थानीय स्तर पर कौन हुआ, जल बोर्ड हुआ, सफाई बोर्ड हुआ, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड हुआ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह, तो इस आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं। क्लियर है? और भी बांटा जा सकता है, मतलब और क्या हो सकता है, उत्पत्ति के आधार पर बांटा, कार्य के आधार पर बांटा, कार्यकाल के आधार पर बांटा, स्थान के आधार पर बांटा, हम लोग इनको समझ रहे हैं ना। क्लियर है? तो बोर्ड आयोग जो हुआ वो वर्चुअली क्या होता है, मतलब दोनों इम्पोर्टेंट है, बोर्ड और ब्यूरो। बोलो ब्यूरो भी स्थापित, जैसे सीबीआई को ले लो, आईबी को ले लो, राव को ले लो, एनआईए को ले लो, और फिर बोर्ड में जहाँ तक है, रेलवे बोर्ड को लिया, फिर आपका परीक्षा बोर्ड को लिया, रेलवे भर्ती बोर्ड को लिया, कर्मचारी चयन परिषद या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को लिया, या कमीशन आज के तरह कहते हैं उसको। तो ये सब, तो वर्चुअली दोनों में बेहतर कौन है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि बोर्ड बेहतर है या ब्यूरो बेहतर है, तो आप क्या बोलोगे। अगर बोर्ड और ब्यूरो में कहा जाए कि दोनों में बेहतर कौन है, तो बोलेंगे कि पहले दोनों के गुण व दोष देख लेंगे कि ब्यूरो और बोर्ड में क्या गुण और दोष हो सकता है, बतला सकते हो। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ रख लेते हैं ब्यूरो, उसका प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ बोर्ड रख लो, इसका प्लस और यहाँ माइनस कर लो। समझ, तो ब्यूरो का प्लस क्या होता है, मतलब एकल प्रधान है। एकल प्रधान मतलब समझते हो, एक प्रधान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, समन्वय के दृष्टि से ठीक रहता है, समन्वय बेहतर रहता है इसमें। फिर दूसरा क्या रहता है, इसमें नियंत्रण बेहतर रहता है,
समझ रहे हैं। तीसरा क्या होता है, जवाबदेही निर्धारण ठीक होता है। जवाबदेही निर्धारण जो होगा ना, जवाबदेहिता निर्धारण बेहतर ढंग से होता है कि वो किसी को टाल नहीं सकता। और क्या होगा मतलब ये, फिर आप कह सकते हो निष्पादन मूल्यांकन संभव होता है, निष्पादन मूल्यांकन भी बेहतर होगा। ठीक है, फिर आप कह सकते हो नेतृत्व मतलब गतिशीलता रहती है, नेतृत्व का विकास जो होगा ना इसी में होगा। सर नेतृत्व का सहजता से विकास इसी में होगा। क्लियर है, ब्यूरो में क्लियर, गरीनों का काम में तीव्र होगा, तीव्रता होगी, मितव्ययता भी होगा, मितव्ययता समझते हो, खर्च भी कम होगा। क्लियर, तो ये ब्यूरो का क्या हुआ, ये ब्यूरो का लाभ हुआ। लेकिन ब्यूरो का हानि भी हो सकता है, तो बतला सकते हैं ब्यूरो का हानि क्या हुआ, माइनस पॉइंट क्या हुआ। सबसे पहला माइनस पॉइंट होता है ये निरंकुश टाइप का होता है। ये क्या हो गया, ये निरंकुश हो गया। दूसरा क्या होगा मतलब, यह अलोकतांत्रिक होगा। अलोकतांत्रिक वाला समझ रहे हो, इसमें भागीदारी, इसमें सहभागिता और प्रतिनिधित्व का क्या होगा, सहभागिता और प्रतिनिधित्व का अभाव होगा। यह सब इसमें नहीं होगा। इसमें त्रुटि का भय रहेगा, त्रुटि समझते हो, त्रुटि का भय रहेगा। इसमें दबाव का भय रहेगा, बाहर के लोग का इसमें प्रभाव ज्यादा होगा, दबाव का भय रहेगा, त्रुटि का भय रहेगा। समझ रहे हैं। इसके अलावा और क्या होगा मतलब, ये जो होगा, ये जो होगा मतलब कह सकते हो जटिल, समझ रहे, और जटिल कह सकते हो कार्यों के लिए अनुपयुक्त माना जा सकता है। जटिल कार्यों के लिए ठीक नहीं है, जटिल कार्यों में के लिए अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। क्लियर है। तो ये सब कुछ माइनस पॉइंट हुआ। 5 पॉइंट वाला निरंकुश होगा, लोकतांत्रिक होगा, समझ रहे, इसमें सहभागिता नहीं होगी, इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होगा, प्रतिनिधित्व नहीं होगा, इसमें त्रुटि का भय रहेगा, इसमें दबाव का भय रहेगा, वगैरह वगैरह। और यही अगर बोर्ड में देखा है तो बोर्ड में क्या होगा मतलब, ये इसका हानि है, इसका लाभ है। यानी ये क्या होगा, ये तो पहली बात तो है ये बहुल प्रधान है। अरे इसमें क्या होगा, कह सकते हो ये लोकतांत्रिक होगा, ये ज्यादा उत्तरदायी होगा, इसमें ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा, इसमें ज्यादा सहभागिता होगा, इसमें त्रुटि की संभावना भी कम रहेगा, इसमें दबाव भी कम रहेगा, पूरे ग्रुप को डराना धमकाना आसान काम नहीं है, दबाव का भय भी कम रहता है। ठीक है, और इसका और क्या होगा मतलब, उसके बाद जो है मतलब, अब इसका माइनस पॉइंट कुछ बोल दो, तो ब्यूरो का, बोर्ड का माइनस पॉइंट क्या होगा मतलब, तो इसका माइनस पॉइंट यही होगा कि यह जो होगा क्या होगा, खर्चीली व्यवस्था होगा। खर्चीली व्यवस्था होना ही है, क्योंकि इतने लोग रहेंगे तो उनका वेतन व्यवस्था सब करना होगा ना। समन्वय का अभाव होगा, खींचतान चलता रहेगा, समन्वय का अभाव रहेगा। क्लियर है। नियंत्रण का भी, जवाबदेहिता का अभाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जवाबदेहिता का अभाव होता है, मतलब एवरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बॉडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या होगा मतलब, जवाबदेहिता का अभाव के अलावा निष्पादन मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन क्या काम कर रहा है वगैरह वगैरह। निष्पादन मूल्यांकन में कमी, कठिनाई होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ और एक दो मतलब, और कोई मतलब इसमें और क्या होगा, नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण का होगा अभाव होगा, प्रभावी नियंत्रण का अभाव होगा, खींचतान जा, गुटबाजी ज्यादा होगा, गुटबाजी का भय रहेगा, गुटबाजी का भय रहेगा। समझ, इसमें दोनों में आपने देखा बोर्ड और ब्यूरो दोनों के गुण है, दोनों के अवगुण है। तो आप क्या लगता है, ब्यूरो अच्छा हुआ कि बोर्ड अच्छा हुआ? तो मैं बोलूंगा दोनों अपने अपने परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त है। अगर काम सहज हो, नैतिक हो, काम में जनता का विश्वास बना हुआ हो, काम को जल्दी निपटाना हो, कम खर्च में निपटाना हो, तो ब्यूरो अच्छा है। लेकिन यदि काम जटिल हो, अर्धविधायी प्रकृति का हो, अर्ध न्यायिक प्रकृति का हो, समझ रहे, अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना है, अधिक सहभागिता दिया जाना है, समझ रहे हैं, अर्धविधायी अर्ध न्यायिक स्वरूप का हो, समझ, तो इस परिस्थिति में आपको क्या चाहिए,
बोर्ड और ब्यूरो टाइप का संगठन ठीक होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो आज का प्रवृत्ति क्या है। तो आज देखो अधिकांश संगठनों का झुकाव किधर जा रहा है, ब्यूरो की तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ ज्यादा जा रहा है। जैसे बहुत सारे ब्यूरो थे भी, अब उनको बोर्ड बनाया जा रहा है या उन पर बोर्ड बनाने का दबाव हो रहा है। जैसे CAG को बोर्ड बनाने का दबाव हो रहा है, फिर कह सकते हो आप CBI को बोर्ड बनाने का दबाव हो रहा है। फिर उस लेकिन हुआ भी है, पहले लोकपाल एक व्यक्ति सदस्य होता था, अभी अबरोला में 9 सदस्यीय परिषद बनाया गया। पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग 1 सदस्यीय था, अब 3 सदस्यीय हो गया। चुनाव आयोग भी पहले 1 सदस्यीय था, अब 3 सदस्यीय हो गया। तो आज आधुनिक संगठनों का झुकाव किधर है, ब्यूरो की तरफ है कि बोर्ड की तरफ। तो निश्चित रूप से बोर्ड या आयोग की तरफ है। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, समझ रहे हैं, सशक्तिकरण होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ब्यूरो के प्रति कम और बोर्ड के प्रति झुकाव ज्यादा बढ़ेगा। और वही आज के तारीख में हो रहा है। और इसीलिए लोग मतलब मांग कर रहे हैं इसको भी कि इस NDA क्या नाम है आपका, CIG को भी बोर्ड बना दिया जाए और CBI को भी बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि अकेला सदस्य रहने से कार्यभार भी ज्यादा है, काम भी ढंग से नहीं हो पाता है और दबाव भी बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। क्लियर है। सो दिस इज टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था। तो आप ऐसे क्वेश्चन BPSC में आया था, इस पर देख लो। जैसे बोर्ड ले लो, बोर्ड है ना, ये बोर्ड हो गया। ये बोर्ड में खासियत क्या है, मतलब इस बोर्ड की खासियत यही है कि इसे स्वायत्ता मिला। इस बोर्ड में इसे स्वायत्ता दिया जाता है कि नहीं, इसकी स्थापना किसी खास प्लस पॉइंट के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए किया गया। जैसे नीति आयोग ले लो, UPSC ले लो, BPSC ले लो, वित्त आयोग ले लो। तो स्वायत्ता के दोनों चीज होंगे, गुण भी होंगे अवगुण भी होंगे। तो आप बतला सकते हो स्वायत्ता के क्या गुण होंगे और क्या अवगुण होंगे। स्वायत्ता के गुण बोलो या गुण बोल सकते, स्वायत्ता के गुण क्या होंगे और अवगुण क्या होंगे। जैसे आप ले लो UPSC को ले लिए, UPSC को स्वायत्ता दिया गया है, इसके क्या गुण है, अवगुण क्या है। तो गुण यही है कि अपने हिसाब से काम करता है, किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है, किसी के प्रति उनके कोई इस पर ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करता है, टाइमली निष्पादन है। और अवगुण क्या होता है कि चूंकि स्वायत्ता मिल गया और स्वायत्ता मिल गया तो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, अनाचारी हो जाते हैं। हमारे जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा सूचना का अधिकार UPSC में लागू कराने की मांग की जा रही थी। बहुत दिनों तक टालता रहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा सूचना का अधिकार के तहत, तो क्या मार्क्स स्टूडेंट का अप्रैल में आता है उसके बारे में जानकारी नहीं दूंगा। तो ये होता है, जो आप देख लो इसके क्या गुण होंगे और क्या अवगुण होंगे, उसी से आप बहुत हद तक ड्रॉ कर सकते हो कि ब्यूरो ने बोर्ड को जो बोर्ड पहले चीज याद देखो, बोर्ड किसी खास प्रयोजन के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे नीति प्रक्रिया के लिए नीति आयोग बना, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का आवंटन कर सिद्धांत निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग बना। भारत में भर्ती निष्पक्ष हो स्वतंत्र हो इसके लिए लोक सेवा आयोग बना। तो जो इसको स्वायत्ता दिया गया है, तो स्वायत्ता का प्लस पॉइंट क्या है और स्वायत्ता का माइनस पॉइंट क्या है। तो अब स्वायत्ता का 5 प्लस पॉइंट मतलब इन्हें जो स्वायत्ता दिया है तो उसका प्लस पॉइंट क्या होता है। पहला पॉइंट होता है इनका कि ये स्वतंत्र होकर काम करते हैं। दूसरा, ये दलगत और संकीर्ण राजनीति से अलग रहकर काम करते हैं। ठीक है, ये अपने कार्य व्यवहार में व्यावसायिकता ला सकते हैं, विशेषज्ञता ला सकते हैं जरूरत अनुसार। ये स्वतंत्र होकर नवाचार परिवर्तन वगैरह करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, और क्या होता है, मतलब ये जो होते हैं स्वायत्ता के कारण जो होते हैं, समझ रहे हैं ना, समयबद्ध निष्पादन देने में, गुणवत्तापूर्ण व्यवहार करने में, समझ रहे, और अपना लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति करने में स्वतंत्र रहते हैं, सक्षम होते हैं। और इनका अवगुण क्या होता है, मतलब पहला अवगुण होता है कि स्वायत्ता इन्हें स्वेच्छाचारी बना देता है, निरंकुश बना देता है। नंबर 2 क्या होता है, ये मनमानापन व्यवहार करने लगते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं। तीसरा, ये जवाबदेही का उल्लंघन करने लगते हैं, जवाबदेही को टालने लगते हैं। चौथा,
फिर क्या होता है, मतलब ये जो होते हैं, जो लोक प्रशासन का मूल है, जब मतलब जनता के प्रति जो उनकी मतलब कह सकते हैं प्रतिबद्धता होती है, उस पर थोड़ा सा दबाव बनने लगता है, कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, उपेक्षा होने लगता है। कई दफा आप देखते होंगे कि खासतौर पर विकासशील देशों में किसी को दे दिया गया भर्ती के लिए अधिकार, तो अपना परिवार जन को ही भर देता है, होता है कि नहीं, पक्षपातपूर्ण करता है, नातेदारी को बढ़ावा करने लगता है। और क्या होगा, मतलब और जन अपेक्षाओं को उपेक्षा होने लगेगा, तो ये उसके माइनस पॉइंट हुए। तो आप कह सकते हो कि स्वायत्ता के गुण और अवगुण दोनों है, लेकिन गुण इसको स्वायत्ता खास प्रयोजन के लिए दिया गया है, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए एक व्यवस्था के द्वारा कि जो स्वायत्ता दी गई है वह लोकहित में ही काम करे और इसका दुरुपयोग ना हो। इसके लिए नियामकीय अभिकरण बने, जैसे ट्राई बना है, सेबी बना है, इरिडा बना है, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने संबद्ध कंपनियों को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, लेकिन स्वायत्ता को कर्टेल करने की जरूरत नहीं है। स्वायत्ता तो खास प्रयोजन के लिए मिला है, बिना स्वायत्ता का वो काम होगा भी नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इस पर वर्कआउट करना, लिखना, मेरे को पोस्ट करना। अगर कोई दिक्कत हो तो फोन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।